नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दादी भाई एस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसका ये सेट 9 है। सेट 9 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है सीएससी की, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रारंभिक परीक्षा में पिछले 25 वर्षों में यानी 1995 से लेकर 2019 तक जो पूछे गए सवाल है उनको हम यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं। और इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधित जो लेक्चर सीरीज है एमसीक्यू फॉर्मेट वो हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारी चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे किया जा रहा है। आज का पहला सवाल है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। खुदाई खिदमतगारों ने क्या आह्वान किया? यह सन 2002 में सवाल पूछा गया। खुदाई खिदमतगारों को एकत्रित या संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी। ठीक है, तो जानते हैं इस प्रश्न के ऑप्शन के बारे में। उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का इन्होंने आह्वान किया, या फिर उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और उन्हें अंत में हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, या फिर पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो देखिए ये नाम से स्पष्ट है, सीमांत गांधी। तो इसमें कोई भी हिंसक गतिविधियां ये हिंसक गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है वो ये नहीं है। उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, ये नहीं है, ये इन्होंने आह्वान नहीं किया। दूसरा है आतंकवादी युक्तियों और तरीकों अपनाने का, तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनको सीमांत गांधी कहा जाता है और गांधी जी का जो तरीका था वो था अहिंसा। ठीक है, अहिंसा के दम पर वो सारी चीजें करना चाहते थे। और अगला है यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाने का, ये भी नहीं था इनका आह्वान। इनका आह्वान था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है, आंसर इसका डी, आंसर इसका डी, इन्होंने ये आह्वान किया था। खुदाई के खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संगठित किए गए। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार पठानों का दल था। किनका दल था? पठानों का यह दल था जो अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसात्मक स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार किया गया था। आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, इस प्रकार के जो सवाल है जैसा कि आप सभी जानते हैं कथन और कारण यहाँ पे दिए रहते हैं। कथन यहाँ पे दिया रहता है, हमको पहले तो ये चेक करना रहता है क्या ये कथन सही है या गलत, सही है गलत। उसके बाद जो कारण है, जो कारण यहाँ पे दिया गया है इस कथन के लिए सही है या गलत, या फिर जो कारण दिया गया है वो किसी अन्य चीज के लिए सही है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये हम इसको चेक करते हैं, इस प्रकार से ये ऑप्शन यहाँ पे लाना है, ऐसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो कथन को हम देखते हैं। कथन ए, 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर के श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। ये कथन है। इसका कारण यहाँ पे दिया गया है, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते। बुर्जुआ मतलब क्या होता है? बुर्जुआ मतलब होता है वंचितों और अमीरों के बीच की कड़ी। ठीक है, यानी जो मीडिएटर होते हैं, ठीक है, मीडिएटर जो वंचित लोग और अमीरों के बीच की ये कड़ी है, बुर्जुआ। ठीक है, बुर्जुआ शब्द का मतलब ये था। और प्रतिक्रियावादी समझते थे किसको? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा है उसको, जो श्रमिक नेता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि यहाँ पे जो कथन है और जो कारण है वो किस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन को संतुष्ट करते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन से सही है ये बताना है, और ये सवाल सन 2002 में पूछा गया है। तो कथन चेक करते हैं। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, इसका प्रभाव कम था। ठीक है, कथन ये सही है। अब इसका कारण देख लेते हैं। कारण यहाँ पे श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे, तो ये कारण भी यहाँ पे सही है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए वाला आंसर यहाँ पे, जो आमतौर पर जो ए वाला आंसर रहता है, हमने जो पिछले प्रश्नों में देखा है कि उसमें ए और आर दोनों सही होते हैं। ठीक है, और जो किंतु तथा जो ए जो है आर ए का सही व्याख्या आर करता है। जो एक कथन यहाँ पे दिया गया उसकी सही व्याख्या आर कारण यहाँ पे करता है, इसलिए हमने आंसर लगाया यहाँ पे ए। ठीक है, और फिर बाकी में एक सही होता है, एक गलत होता है, या दोनों गलत होते हैं, या फिर दूसरा सही पहला गलत होता है। इस प्रकार से चीजें यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा ए।
श्रमिक नेता साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे और वे कांग्रेस को बुर्जुआ तथा प्रतिक्रियावादी समझते थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रभाव कम था। अगला सवाल है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। सन 2002 में सवाल पूछा गया, कब समाप्त हो गया था ये हमको बताना है। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या फिर राजगोपालचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या फिर वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो जो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था वो हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या था कि भारत का विभाजन न किया जाए। ठीक है, इसका समर्थन किसने किया था? इसका समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कि भारत का जो विभाजन है वो ना हो। ठीक है, तो और जानते हैं इसके बारे में। कैबिनेट मिशन 1946 अंतरिम सरकार के गठन के साथ भारत विभाजन से बचने का अंतिम मौका था, परंतु मुस्लिम लीग ने इस योजना को मानने से इनकार कर दिया, जबकि वे 78 सीटों में से 73 सीटों पर विजयी हुए थे। मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को हुई संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो जो आखिरी अवसर था वो यहाँ पर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है, इसको अस्वीकार कर दिया गया था और जैसा कि मैंने बताया इसमें था कि भारत का जो विभाजन है वो ना हो, तो यहाँ पे इसको अस्वीकार कर दिया गया था और इसके साथ ही जो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर था वो समाप्त हो गया। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, यहाँ पे इनके सदस्यों को किस तरीके से यहाँ पे चुना गया था या फिर नामित किया गया था ये हमको बताना है। सन 2002 में सवाल पूछा गया है। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा ही चुना गया था। आंसर है इसका सी। संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया वे प्रांतीय सभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए थे। याद रहे किसके द्वारा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा ये चुने गए थे। ठीक है, आंसर इसका सी। अगला सवाल है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता सन 2003 में सवाल पूछा गया। राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, या फिर राजगोपालाचारी द्वारा। तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर है इसका बी। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला सवाल है, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 के अंतर्गत है, इसका नेतृत्व किसने किया था? 2003 में सवाल पूछा गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई जे पटेल ने, या फिर महादेव देसाई ने। तो जो बारदोली सत्याग्रह से यहाँ पे जो वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार जोड़ा गया। ठीक है, सरदार इनके नाम के आगे सरदार जोड़ा गया, तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आंसर है इसका ए। गुजरात में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किया और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदारी की उपाधि इनको दी। ठीक है, तब से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया। अगला सवाल है, कथन और कारण से संबंधित ये सवाल है। यहाँ पे कथन और कारण हमको चेक करने होते हैं कि किस प्रकार संतुष्ट कर रहे हैं इन ऑप्शंस को। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही वाला हमको बताना है। 2003 में सवाल पूछा गया। कथन हम देखते हैं, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। किसने? मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। ये कथन है। कारण हम देखते हैं विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं दोनों को। तो यहाँ पे जो कारण है वो हम देखते हैं, विधान परिषद ने के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था। हाँ, ये कर दिया था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया 1916। तो 1916 ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले की घटना यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन ये 1919 के अंतर्गत ये हुआ था। ये सन था 1919 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम
सॉरी, ये अबुल को बार बार मैं अब्दुल कलाम बोल रहा हूँ, यहाँ पे हो जाता है कभी कभी। अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये भी सही है, लेकिन ये सन था 1919, ठीक है। इस प्रकार ये कथन सन के कारण यहाँ पे गलत हो गया, वर्ष के कारण यहाँ गलत हो गया। कथन ए गलत है और कथन जो कारण है ये सही है, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो सही है, जो कथन ए है वो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे इस प्रकार जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमको, एक गलत है लेकिन आर सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में है। इस अधिनियम ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल व कानूनी प्रक्रिया के जेल में बंद कर सकती थी। मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। विधान परिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1916 दिया है, ये गलत है, 1919 में ये दिया था। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत वाला कथन हमको बताना है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, ठीक है। 2003 में सवाल पूछा गया। रॉलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। देखना हमको इसमें से कौन सही नहीं है। तो पहला वाला है, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जो जनसंहार हुआ था वो हुआ। हाँ, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को गठित किया था, ये भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ। तो यहाँ पे विरोध नहीं हो, यहाँ पे समर्थन हुआ था, यहाँ पे इसका समर्थन हुआ था, ठीक है। जो गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था उसका समर्थन यहाँ पे हुआ था 1931 में जो हुआ था। तो यहाँ पे हमको बताना है यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो गलत वाला कौन सा है? गलत वाला ऑप्शन यहाँ पे डी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक। गलत वाला हमको बताना है तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को समर्थन दिए गए। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। अगला सवाल है, 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू हमको बताना है। सन 2003 में सवाल पूछा गया। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। अगला है, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटानिया के युद्ध में भाग तथा सहयोग, या फिर संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। तो यहाँ पे इसका एक महत्वपूर्ण पहलू था क्रिप्स मिशन का, वो ये था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना तथा उसे डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना, डोमिनियन पद प्रदान करना, ये था। आंसर इसका बी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की अपेक्षा रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन मार्च 1942 में भेजा। कौन सा मिशन भेजा था यहाँ पे? ये मिशन था क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत भेजा। इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट और संविधान निर्माण तथा स्वशासन देने की बात कही, ठीक है। तो ये इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बी। आप इसका मतलब जानते हैं डोमिनियन स्टेट्स का? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो शासन रहेगा वो तो रहेगा वहाँ की सरकार का, ठीक है। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, और उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 तक यहाँ पे हमको दिया गया था डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे, लेकिन यहाँ पे जो
प्रतीकात्मक जो रूप था, ठीक है, प्रतीकात्मक जो चेहरा था या फिर जिसके नाम पे कार्य हो रहा था वो था ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के नाम पर सारे कार्य हो रहे जैसे हम देखते हैं अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के नाम पे सारे कार्य होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पे सारे कार्य होते हैं, लेकिन कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन जो इसके नाम पर किया जाता है वो है राष्ट्रपति के नाम पे। उसी प्रकार जो यहाँ पे जो उस समय जो बात हो रही थी डोमिनियन स्टेट की, तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये सारे कार्य होंगे, लेकिन इसमें जो अंतरिम मुद्दे थे और जो विदेशी मुद्दे थे उसके अंतर्गत जो भी फैसले लेने थे वो जो यहाँ का प्रधानमंत्री था वो ये कर सकता था, मतलब शासन का जो प्रधानमंत्री था वो कर सकता था। इस प्रकार ये होता है डोमिनियन स्टेट, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट और संविधान निर्माण तथा स्वशासन देने की बात यहाँ पे कही गई थी। आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? 2003 में सवाल पूछा गया। स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था उसके अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे इसलिए कहा जाता है जब यह कानून बना था तो उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, इसलिए इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ पे डी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की घोषणा हुई और कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसका विरोध करने पर कुछ नरमपंथियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की, ठीक है, इसलिए इसका आंसर है डी। और आज के 10 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो ये प्रश्न के अंतर्गत जो भी आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, जो भी आपके रिप्लाई है वो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद ना आ रहा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दादी IAS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।